अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ईरान का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो वहाँ पे घुसे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये एक दलदल है और उसमें से निकलना मुश्किल होगा। अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, आज भी अमेरिका वहाँ पे धंसा हुआ है और अब ईरान इन सबसे ज़्यादा मुश्किल कंट्री होगा। अजीज दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री देखें ना, तो ईरान की जो प्री इस्लाम इस्लाम से पहले की जो एम्पायर थी ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट थी। और ईरान में 550 बीसी में जो एक किंग आए थे, साइरस द ग्रेट, मुसलमान उसको भी अपना बनाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि कुरान में एक आदमी का जिक्र है, जुल्करनैन, कि जुल्करनैन एक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था और उसने ये इंसानियत की खिदमत की, ये वो। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी डिटेल्स में बताया है कि ये जुल्करनैन एक्चुअली साइरस द ग्रेट था। साइरस द ग्रेट 550 बीसी में ईरान का किंग हुआ करता था। और आज का जो इराक है, उसको बेबीलोन कहते थे। तो बेबीलोन का एक किंग था, उसने यरूशलेम पे हमला किया था और वहाँ पे यहूदियों को तहस नहस करके यहूदियों के सारे जो इनके पवित्र चीज़ें थीं वो भी ले गया था और सारे यहूदियों को गुलाम बना के ले गया था कि अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो तुम लोगों को मुझसे आज़ाद कराएगा। और मेरा ख्याल है कई सौ साल लगे थे कि वो वहाँ पे गुलाम रहे और उधर ही कैंपों में, जैसे कि हिटलर ने कैंप बनाए थे, ऐसे कैंपों में रखा था इनको। और फिर साइरस द ग्रेट ईरान से उठ के किंग ने आके हमला किया इराक पे और बेबीलोन पे, और उनको उनके हाल सुन के उनको आज़ाद कराया, उनको उनके पवित्र चीज़ों के साथ पूरी कौम को वापस यरूशलेम में बसाया था। तो वो साइरस द ग्रेट एक पर्शियन किंग था। मैं भी जो हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैं जो हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो साइरस द ग्रेट वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्करर है, जो कि वो काम नहीं करता था जो मुसलमान करते थे। मुसलमान जब कहीं इन्वेजन करते थे तो क़यामत ढा देते थे, गुलाम बनाना और सेक्स के स्लेव्स बनाना और लूट मार कर लेना, कत्लेआम कर लेना, शलवारें उतार के चेक करना कि अगर बाल आ गए हैं तो लड़कों को कत्ल कर दो, बाल नहीं आए तो गुलाम बना के, मुसलमान बना के आगे मुजाहिदीन इनको तैयार करो। इस तरह ये काम ये नहीं करता था। इसमें आप कह लें कि वो इंडियन वाली खासियतें थीं, क्योंकि इंडियन किंग भी इस तरह के गलत काम, घिनौने काम, गैर इंसानी काम नहीं करते थे। इंडिया के जो राजे महाराजे थे, इनकी आपस की भी जंगों में बड़ी शरीफाना जंगें होती थीं। जो राजा हार जाता था, उसके परिवार की औरतों को जीतने वाला राजा पूरे मान सम्मान के साथ उनकी जगहों पर रखता था और कहता था कि तुम लोग आज़ाद हो, जिस तरह रहना हो। इंडिया इज़ द ओनली सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जिसमें कभी गुलामी का कोई तस्वुर नहीं था। आप इंडिया की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी वहाँ पे गुलाम नहीं बनाए जाते थे, ना गुलाम खरीदे जाते थे। पूरी दुनिया में गुलामों की मंडियाँ लगती थीं। आज का अमेरिका जो खड़ा है, तो वो गुलामों की जुल्म कर कर के ये जो जाते थे यूरोप से, क्रिमिनल ज़्यादातर यूरोप से भागते थे, जो चर्च की सख्तियों से भाग के शिप में बैठ के नए लैंड यानी अमेरिका की तरफ जाते थे, तो बंदूकें वगैरह उनके पास होती थी। यहाँ से गुलाम लेके जाते थे। एक एक आदमी, अमेरिका इतना बड़ा था, एकड़ पे कब्जा करके गुलामों के ज़रिए खेती बाड़ी करता था और कारोबार करता था। और तो गुलामी दुनिया के हर मुल्क, हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन का एक हिस्सा रही है, लेकिन इंडिया में नहीं रही। तो अजीज़ दोस्तों, ईरान भी एक शरीफ मुल्क था और वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जो अरब इस्लामिक इन्वेजन का शिकार हुआ। लेकिन आप ये देख लें, हैरत की बात कि बिल्कुल अरब के साथ ही लगा हुआ है। लेकिन ईरान को
अरबाइज नहीं कर सके। आप वेस्ट की तरफ जाएं तो सऊदी अरब खाली अरब कंट्री था और बाकी कोई अरब कंट्री नहीं थे। ये सारे नॉन अरब कंट्रीज थे। तो आप यकीन माने कि इनको अरबाइज नहीं कर सके। सिचुएशन ये थी कि सिर्फ अरबियन पेनिनसुला जो आज का है ना, वो अरब थे, बाकी इजिप्शियन अरब नहीं थे, पर्शियन थे ईरान में, इसके अलावा तुर्क थे, तुर्की में तुर्क होते थे, और मतलब कुर्द थे, आर्मेनियन थे, कार्तवेलियंस थे, तबरियंस थे, मुख्तलिफ कौमियतें थीं, सीरियन थे। लेकिन आप ये देखें, नक्शा ही पलट गया। इजिप्ट भी पूरा अरब हो गया, कुर्द पूरे अरब कंट्रोल में। आप देखें तो सीरिया, इराक, जॉर्डन, मतलब सबको अरबाइज कर लिया था। लेकिन ये ईरान को, पर्शिया को अरबाइज नहीं कर सके। और यही इसकी खासियत है कि शुरू से ही ये मुसलमान हुआ भी तो ये शिया रहा। मेन स्ट्रीम इस्लाम तो सुन्नी है, लेकिन ये शिया रहा, अली के पैरोकार रहे। तो इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट कंट्री टू रूल। इसीलिए अरब इसको कभी भी कंट्रोल में ना कर सके। आज के ईरान की सूरत हाल ये है कि अमेरिका और इज़राइल के स्पॉन्सरशिप में ईरान में एक तबाही मची हुई है। और इनका जो अमेरिका का बैक्ड मीडिया है वो बता रहा है कि 1.5 मिलियन से 2 मिलियन यानी 15-20 लाख लोग ईरानी हैं जो सड़कों पे हैं। 512 जगहों पे, 180 शहरों में, 31 प्रोविंसेस में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। इंटरनेट बिल्कुल जैम कर दिया गया है ईरान में। और अमेरिका को जो पहली मुंह की खानी पड़ी वो ये रही कि ट्रंप ने एलन मस्क से कहा कि तुम्हारा स्टारलिंक वहाँ पे लगाओ और स्टारलिंक को ऑपरेट करवाओ ताकि ईरानियों को, प्रोटेस्टर्स को इंटरनेट मिल सके। ईरान ने चाइना, रशिया की ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि इसने एलन मस्क के स्टारलिंक को भी पूरा जैम कर दिया है। और ये अमेरिका को पहली मुंह की खानी पड़ी है। अजीज़ दोस्तों, खबरें बहुत आ रही हैं। ईरान की सरकार के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एनी टाइम ख़त्म होने वाली है, भागने वाले हैं, फलान है, ढुमकान है। मशहद, तेहरान, जहदान ये सब कंट्रोल में हैं। लेकिन मसला ये है कि ईरान में मुल्लाओं की सरकार है। ईरान में बेशक मैं समझता हूँ मेजॉरिटी एंटी मुल्लाइज़म है। इवन बेशुमार लोग इस्लाम से नफ़रत करने लगे हैं, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा सख्ती करोगे ना किसी मज़हब के नाम पे तो फिर यही होता है। मस्जिदें वैसे ही वहाँ पे बंद थीं, लेकिन स्टिल मुल्लायत वहाँ पे है। मुल्ला वहाँ पे आज भी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है। जब तक अमेरिका की फ़ौज वहाँ पे ग्राउंड पे नहीं उतरेगी तब तक मामला सही नहीं होंगे। अब इस हवाले से सिचुएशन ये आई है कि खबरें आ रही हैं पिछले 2 हफ्ते से कि वो खामेनेई हवाई जहाज़ में बैठ गया है, बस एनी टाइम वो जाने वाला है मॉस्को और भाग जाएगा। और एक खबर ये आई कि 10,000 आदमी अभी तक प्रोटेस्टर्स मर चुके हैं, यानी ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10,000 मार दिए। मुझे भी कई लोगों ने मैसेज किया, तो मेरी अपनी रीडिंग, अपना अनुभव ये कहता है कि 10,000 इज़ टू मच। ठीक है ना, 10,000 इज़ टू मच। कितनी भी आप सख्तियाँ कर लें, सब कुछ कर लें, चीज़ें बाहर आ जाती हैं। आज के दौर में आप कितना भी जैम कर लें, सब कुछ कर लें, पता चल जाता है, खबरें आ जाती हैं। एक और इंडिया के चैनल से खबर आई है कि 538 अब तक मर चुके हैं। तो इसको मैं एग्री करता हूँ कि इतना तो ज़ाहिर है, जब इतने मैसिव लेवल पे आप प्रोटेस्ट करवाएंगे तो ये होगा। लेकिन ईरान ने अब प्रोटेस्टर्स को जो गिरफ्तारियाँ की हैं वो हज़ारों में हैं। और ईरान अगले 48 घंटे में अब उन प्रोटेस्टर्स को फांसियाँ देना शुरू करेगा, जिसमें 26 साल का इरफान सुल्तानी है, उसको पहला 14 जनवरी को फांसी लगाई जाएगी, इसकी फैमिली को बताया गया है।
अब ईरानी प्रोटेस्टर भी थकते आ रहे हैं कि कब तक हम लड़ते रहेंगे, और अमेरिका तो सिर्फ बाहर दूर बैठ के हमें भाषण दे रहा है और कुछ नहीं है। और यह है कि ईरान के हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा अमेरिका का पिट्ठू बनेगा। पाकिस्तान दोगला कंट्री है, पाकिस्तान की आर्मी हमेशा दोगला रोल अदा करती है, तो इसलिए पाकिस्तान पे तो ये भरोसा कर नहीं सकते। अब करंट सिचुएशन ये है कि देखें, अमेरिका 1990 में, पहले तो जब कुवैत पे अमेरिका ने इराक से हमला करवाया था, सबको पता है कि सद्दाम हुसैन 81 से 89 तक ईरान से जंग करता रहा। अमेरिका के कहने पे अमेरिका ने डॉलर दिए थे, और मैं उस वक्त सऊदी अरब में था 84 में। जब मैं सऊदी अरब जॉब करने गया था तो मैं जॉब मैंने जद्दा में करनी थी, लेकिन मेरे फादर रियाद में जॉब करते थे, तो मैं रियाद गया था और कुछ महीने उनके पास रहा था। इसके बाद जद्दा में मेरी जॉब लग गई थी। तो उस ज़माने में मेरे फादर वहाँ पे सेंट्रल बैंक में, अमेरिका का सऊदी अरब का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर के पर्सनल असिस्टेंट थे। तो सऊदी अरब में उस वक्त दबा के पैसा आ रहा था, और आज डेवलप था, लेकिन आज के डेवलपमेंट के मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो मेरे फादर बताते थे कि इतना पैसा आता है ना, तो सऊदी अरब पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है ये वो। तो वो बताते थे कि सऊदी अरब है ना, वो तकरीबन साल का उस ज़माने में $500 मिलियन इराक को मदद दे रहा है ईरान से लड़ने के लिए। कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इमारात अलग देते थे, और इराक का सद्दाम हुसैन इन पैसों से अमेरिका का हथियार खरीद के ईरान से लड़ रहा था। और ईरान भी अमेरिका के हथियारों से लड़ रहा था, क्योंकि शाह ईरान के ज़माने में अमेरिका ने ईरान को बहुत हथियार बेचे थे। ईरान एक ज़माना था दुनिया का 46% पेट्रोल ईरान सप्लाई करता था। बाद में ये सऊदी अरब का, इमारात वगैरह आगे आए, इराक आए। ईरान एक ज़माने में 46% पेट्रोल सप्लाई करता था। तो ईरान के पास अमेरिका का बहुत हथियार था, और अमेरिका को जिस तरह ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ को होस्टेज बना के अपना पैसा रिलीज़ करवाया था, तो अमेरिका को ये ख़तरा था कि इस रीजन में हमारा जो उस वक्त अमेरिका का इस रीजन में सिर्फ इज़राइल एक अड्डा था, बाकी बाद में इसको पांव फैलाने थे। तो इसके लिए पहले तो इसने कहा कि सद्दाम हुसैन के ज़रिए ईरान का हथियार ख़त्म कराओ। तो इराक ईरान वॉर 81 to 89 1 मिलियन फौजी दोनों तरफ के मरे थे, और दोनों तरफ अमेरिका का बहुत सारा हथियार इस्तेमाल हुआ था। फिर 89 में इराक फारिग हो गया जब इस जंग से, तो 90 में इराक के सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन एम्बेसडर को अपने ऑफिस में बुलाया, और उसने कहा कि देखें, एक इलाका है कुवैत और इराक के बीच में। हिस्टोरिकली कुवैत वाज पार्ट ऑफ इराक, लेकिन ब्रिटिश ने हमारे कंट्री पे कब्ज़ा किया हुआ था, और जब आज़ादी दी इराक को तो कुवैत को आज़ाद नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तक दुनिया में जो नई साइंटिफिक डेवलपमेंट आई थी उससे ब्रिटिश को और अमेरिकन को पता चल गया था कि कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इमारात और सऊदी अरब में फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज की भरमार होगी। तो इस रीजन पे खुसूसी कंट्रोल हासिल किया था ब्रिटिश ने, और इराक को आज़ाद किया था। तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि हमारी कुवैत के साथ जो बॉर्डर एरिया है उसमें पेट्रोल रिच कुछ एरियाज़ हैं जो हमारे हैं, लेकिन कुवैत ने हमारी ईरान इराक जंग के दौरान फ़ायदा उठा के उस पर कब्ज़ा कर लिया था, तो अब हमें वो हासिल करने हैं वापस। तो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा ये तुम दोनों का आपस का मसला है, तुम्हें जिस तरह ही मसला सॉल्व करना है तुम कर लो। यानी उसको इशारा दिया था कि तुम अगर हमला करोगे कुवैत पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। इराक कुवैत से लड़ता है और एक रात में ही पूरे कब्जे कर लेता है पूरे कुवैत पे। कुवैत का अमीर भाग के सऊदी अरब चला जाता है, और उस वक्त फिर जॉर्ज बुश ने आपके सामने ये कि क्या किया, उसने फिर सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया और कुवैत को भी आज़ाद कराया और इराक पे तब से कब्ज़ा कर लिया। और फिर जब जॉर्ज बुश का बेटा जॉर्ज बुश जूनियर 2000 में प्रेसिडेंट बना और 9/11 हुआ और अफ़गानिस्तान हुआ, तो उसने फिर उस वक्त फ़ैसला किया कि मेरे बाप का शुरू किया हुआ काम अधूरा रह गया था। उस वक्त तक इराक
ने जो कुवैत पे हमला किया था उसको आड़ बना के सऊदी अरब को और कतर, इमारात, बहरीन वगैरह को अमेरिका ने कन्विंस किया था कि ये सद्दाम हुसैन है ना, वो तुम लोगों के लिए ख़तरा है। हालांकि वो चाहते तो उस वक्त सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उसको एक भूत बना के रखा कि तुम लोगों के लिए ख़तरा है, वापस कभी भी हमला कर सकता है। तो फिर हज़ारों अमेरिकन फौजी वहाँ पे आए, कई अड्डे बनाए गए, अमेरिकन एयरक्राफ्ट रखे गए और इराक पे कब्जा रहा। और फिर 2003 में जॉर्ज बुश जूनियर ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के इराक पे हमला किया, सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। लेकिन आज भी इराक का पेट्रोल बेशक अमेरिका बेच रहा है, इराक में से लूट के सब कुछ लेके गया, लेकिन स्टिल इराक दर्द सर बना हुआ है। वहाँ पे आईसिस बनाई गई सीरिया, इराक में। कल परसों ही अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक्स की थी। तो वो रीजन अमेरिका के लिए एक दलदल है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में 79 से अमेरिका मुंह मार रहा है, आज 47 साल हो गए। अफ़गानिस्तान में वो कुछ नहीं कर सका। 2001 से 2021 तक लगातार 20 साल $1.5 ट्रिलियन की जंग लड़ी, $1.5 ट्रिलियन लगाए अफ़गानिस्तान में। इसके बाद जिन तालिबान से ये 20 साल तक लड़ता रहा, उन्हीं के हवाले वापस करके चला गया। हालांकि आपको ये सोचना चाहिए कि मुदोरो वेनेजुला का प्रेसिडेंट का इलेक्शन गलत हुआ था, डेमोक्रेसी नहीं थी यार, इसलिए वहाँ पे हमला किया। जबकि यहाँ अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी थी, अमेरिका के कंट्रोल में था कंट्री, जहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होते थे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते थे। एक रेगुलर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करवा के तालिबान को हवाले करके अमेरिका जाता है। तो फिर ईरान में किस मुंह से जाएगा? ईरान एक दलदल है, ख़ास तौर पे एक तरफ अफ़गानिस्तान है ईरान के, एक तरफ पाकिस्तान है। ऐसे में सऊदी अरब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ईरान को और कह रहा है कि मैं किसी सूरत वो नहीं करूँगा सपोर्ट सारे कोस को, और मैं ईरान को के ऊपर हमले में बिल्कुल पार्टनर नहीं बनूंगा। माई सपोर्ट इज़ फॉर ईरानियन सरकार, मुल्ला सरकार। क्योंकि सऊदी अरब को एक ज़माने के बाद ईरान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात हुए हैं। सऊदी अरब ईरान की साइड से कम रिलैक्स हो गया है कि वहाँ पे अब कोई ईरान से हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं, वरना सऊदी अरब की रिफाइनरीज पे कभी हुती हमला करते थे, कभी हिजबुल्ला करता था, वो ईरान ही करवाता था। लेकिन अब ईरान सऊदी अरब के दरमियान काफ़ी मामलात अच्छे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर ये भरोसा कर नहीं सकते। देखें, एक खबर आई है कि ईरानी इंटेलिजेंस ने कहा है कि इन्होंने एक टेररिस्ट ग्रुप पकड़ा है ईरान के अंदर, जो कि पाकिस्तानी थे और उनके पास अमेरिका और इजराइल के हथियार मिले हैं। इन्होंने कत्ल गारत और टेररिज्म की प्लानिंग की हुई थी और हमने ये पाकिस्तानी पकड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके कहा है कि हम ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट करते हैं और किसी सूरत में हम किसी ऐसे प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब देखें, दो बातें हैं कि पाकिस्तान इस मुल्ला सरकार के साथ ज़्यादा खुश है कि आने वाली सरकार के साथ। अदिल राजा जो कि पाकिस्तान से भागे हुए रिटायर्ड मेजर हैं आर्मी के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नई आने वाली सरकार में फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ से फिर ट्रेड एम्बार्गो हट जाएगा तो पाकिस्तान वहाँ से सस्ता पेट्रोल खरीदेगा और पाकिस्तान के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन मैं एंड पे अदिल राजा का वो 2.5 मिनट का मैं वीडियो वो लगाऊंगा, आप देखिएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ईरान से बहुत ही सस्ते में डीजल पेट्रोल स्मगल कर रहा है और धड़ल्ले से स्मगल कर रहा है, समंदरी रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से। पाकिस्तान आर्मी और ईरान की आर्मी दोनों बॉर्डर पे बैठी हुई हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग है ईरान को भी चलो स्मगल सही, पैसा तो आ रहा है और पाकिस्तान को बहुत ही सस्ता पेट्रोल मिल रहा है और वो पेट्रोल डीजल आर्मी स्मगल कर रही है, तो आर्मी पूरे भाव में बेच रही है डीलर्स को विद इन पाकिस्तान, लेकिन उसका सारा फ़ायदा पैसा आर्मी की जेबों में जाता है। तो ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल का तो मसला ईरान से हल हो गया है। ये क्या गारंटी है कि कल को इजरायली
स्पॉन्सर्ड ईरान में अगर गवर्नमेंट आ गई तो वो पाकिस्तान का फ़ायदा कैसे सोचेगा। और फिर दूसरा ये है कि हमें ये देखना होगा कि अमेरिका के एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो कि ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मार्क पोम्पियो, वो कह रहे हैं कि जायदान तेहरान वगैरह कंट्रोल में आ जाएं तो फिर अगला स्टॉप बलूचिस्तान होगा। हालांकि ये एक शोशा ही छोड़ा है। अभी तक मैं नहीं समझता कि अमेरिका बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए तैयार है, लेकिन अगर इज़राइल स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट आ जाती है ईरान में तो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है कि फिर इज़राइल स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ईरान की जो है वो बलूचिस्तान की आज़ादी को सोच सकती है। और बलोच बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि हम अमेरिका इज़राइल किसी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग करने को तैयार हैं, आप आएँ, अड्डे बनाएं यहाँ पे, अपने फौजी अड्डे बनाएं, अपनी फौजों को हमारी सिक्योरिटी के लिए रखें, आप यहाँ पे माइनिंग करें, आप यहाँ से गोल्ड, कॉपर, पेट्रोल, डीजल जो निकालना है निकालें, यहाँ से आधा हिस्सा हमें दें, आधा आप ले जाएं और मज़े से रहें। तो बलोच तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो अगर कल को ईरान में इज़राइल स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट आ जाती है तो ऐसे किसी प्लान पे वर्क किया जा सकता है। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों, आदिल राजा साहब का पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूँ एंड पे, लेट्स सी के आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैसिव एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का है, उसको ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा प्रॉब्लम ही सारा ये है कि हमारा जो इंपोर्ट ऑयल का जो बिल है वो अगर कम हो जाता है और ईरान से अगर हम तेल लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे सारे मसलों का हल सिर्फ ये है। इसलिए ये चुप करके जो है कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करें, आप इसराइल और यूएस ब्लॉक को सपोर्ट करें इस मामले के ऊपर, ठीक है। और तेहरान के अंदर अगर रजीम चेंज होती है तो दूसरी तरफ ये अमेरिका के साथ भी इनके ताल्लुकात ठीक मजीद इनको लग रहा है कि हो जाएंगे, क्योंकि तेहरान के अंदर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। जो इस वक्त अगली रजीम चेंज करके रजा पहलवी के बेटे को लाना चाहते हैं वो इसलिए लाके वो अमेरिका लाना चाहता है, अमेरिका लाएगा तो चाइनीज इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस कम होगा तो अमेरिकन पाकिस्तानी से खुश हो जाएंगे और चाइनीज के साथ भी डबल गेम करते चले आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा चाइना की रिलायंस जो है, क्योंकि अगर उनका तेहरान के ऊपर चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा तो फिर उनका रिलायंस चाइना का भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की पोर्ट्स के ऊपर मजीद बढ़ जाएगा और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो रीजन के अंदर है वो मजीद बढ़ जाएगा। और वो अमेरिका को भी बताएंगे कि चाइनीज जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, आप हमारे साथ जरा तलकात अच्छे करें, हमारे साथ जरा मामला ठीक करें, हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करें ताकि चाइना को आप यहाँ पे काउंटर करें पाकिस्तान में। और चाइना को भी कहेंगे कि अभी तो ईरान में आपका पता कट गया, आप जो ईरान के अंदर $60 बिलियन लगा रहे हो आप यहाँ पे लगाओ। ये भी चीज बेची जा रही है यहाँ पे। इन फैक्टर्स के बढ़ के जो इस वक्त जो ज्यादातर मुआशी फैक्टर है, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, उससे बढ़ के अगर आप देखें कि क्यों पाकिस्तान आर्मी आसिम मुनीर के अंदर इस वक्त अमेरिका और इसराइल को ईरान के खिलाफ सपोर्ट कर रही है, तो क्लोजली आपको समझ आएगा कि जो पोटेंशियल चेंज तेहरान में है वो फेवर करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अब उसका सिर्फ ये तो आप इकोनॉमी सिर्फ सोच रहे हो, इसके जो रेप्रिकॉशंस होंगे, जो प्रॉक्सी वॉर शुरू होंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान के जर्नैलों का ये ख्याल है कि जनाब सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, कोलेट्रल डैमेज में 25 करोड़ में से वो मर जाते हैं 25,000 40,000 लाख डेढ़ भी मर जाए तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। ये इनकी सोच है, जो एक पंजाब सेंट्रिक सोच तो है लेकिन उसके साथ साथ एक फौज की सोच है। जब फौज कंट्रोल कर रही होती है तो वो कोलेट्रल के नाम के ऊपर लाख डेढ़ लाख बंदा मरना इतना बड़ा, वो कहने पहले बड़ी बात है यार, कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। 1.5-2 लाख से ऊपर भी चला जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर ये काम होता है, लेकिन क्या वो सेक्टेरियन वायलेंस सिर्फ अवाम तक महदूद रहेगा या दामाद तक भी आएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इस नतीजे के अंदर जो खित्ते के अंदर जंग छिड़ी गई उसकी वजह से आप कंट्रोल्ड केओस शुरू तो कर सकते हैं एज पर द थ्योरी ऑफ कंट्रोल केओस, एज पर द केओस थ्योरी, लेकिन उसका आउटकम आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात कोर कमांडर्स को अगर पता होती तो ये रोला ही ना होता। ये रोला सारा इस वजह से है और इस वजह से दामाद